बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप अपने सामने हिंदी टेक्स्ट बुक और कॉपी निकालें। हिंदी की आपको एक ही कॉपी बनानी है, उसमें हाफ़ टेक्स्ट और हाफ़ जो है वो ग्रामर बुक से संबंधित जो प्रश्न होंगे उन्हें आपको करना होगा। यानी एक कॉपी में आपको एक कॉपी को दो भागों में बांट देना होगा। पहले हाफ में आप हिंदी टेक्स्ट से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें आप लिखेंगे और दूसरे हाफ में आप ग्रामर से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें लिखेंगे। तो ये बातें जो हैं वो आप ध्यान से सुन लें और इसी अनुसार आप अपनी हिंदी की कॉपी बनाएं। यानी एक ही कॉपी में आपको टेक्स्ट और ग्रामर दोनों करना है, लेकिन हाफ भागों में डिवाइड करके, यानी दो भागों में उसे बांट कर। अब जैसे कि आप हिंदी टेक्स्ट में चैप्टर 1 अध्याय पढ़े, मैंने 2 दिन इस कविता को मैं पढ़ाई, साथ ही साथ इस कविता के अर्थ के बारे में आपके सामने रखी। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग इस कविता को अच्छी तरह से जान गए होंगे भावार्थ के साथ। तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये ध्यान में रखें आप लोग कि ये जो कविता है इसे आप घर पर ज़रूर पढ़ें और जो मैं अर्थ इस कविता से संबंधित आपको बताई हूँ उसे खुद से आप पढ़कर बोलकर समझें, तभी आप इस कविता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जब तक कि आप खुद से रीडिंग करके और उन पंक्तियों का अर्थ बोलकर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप खुद से समझ नहीं पाएंगे। तो ये ज़रूरी बातें जो हैं उन्हें आप ध्यान दें और इसी ढंग से अपनी पढ़ाई करें। तो सबसे पहले चैप्टर 1 कविता का शीर्षक क्या है? स्नेह शपथ। अब इस कविता से संबंधित मैं आज प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। तो आप लोग अपने सामने कॉपी निकालें और इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें आप क्रमानुसार लिखें और इसी अनुसार आप उस प्रश्न का उत्तर भी दें। यानी कहने का अर्थ है कि पहले प्रश्न नंबर दें, प्रश्न नंबर देने के बाद उस प्रश्न को लिखें और प्रश्न को लिखने के बाद ही उत्तर लिखें। बिना प्रश्न लिखे उत्तर न लिखें। यानी अपनी कॉपी को सही ढंग से मेंटेन करें। जिस तरह से मैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर उत्तर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं उसी तरह से आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी ज़रूरी बातें हैं और इसी के अनुसार आपको अपनी कॉपी मेंटेन करनी होगी। तो सबसे पहले कुछ जो मौखिक प्रश्न हैं इस चैप्टर से संबंधित उस मौखिक प्रश्न को मैं आपके समक्ष बोलकर इन प्रश्नों का उत्तर बता देती हूँ। सबसे पहला जो है, पहले प्रश्न का प्रश्न नंबर क, स्नेह शपथ कविता के कवि कौन हैं? अब जैसे कि आप सभी इस कविता को पढ़ चुके हैं और जान भी चुके हैं कि इस कविता के कवि कौन हैं। आपने पढ़ा तो इस कविता के कवि का नाम क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी ये रचना है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि स्नेह शपथ कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर ख, हर जगह क्या जा सकता है, हर समय क्या भा सकता है? इसमें 2 प्रश्न जुड़े हुए हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हर जगह क्या जा सकता है और दूसरे प्रश्न में क्या है, हर समय क्या भा सकता है। तो आप इस अगर कविता को अच्छी तरह से पढ़े होंगे और समझे होंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हर जगह प्यार जो है वह जा सकता है और हर समय प्यार ही सबको भा सकता है। यानी प्यार ही ऐसी है जो सबको अच्छा लगता है
और प्यार ही सब जगह जा भी सकता है। प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। प्रश्न नंबर ग, कवि सख्त बात के स्थान पर किससे काम लेने की बात कह रहे हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? कवि सख्त बात के स्थान पर, सख्त मतलब कठोर, कवि सख्त बात के स्थान पर स्नेह से काम लेने की बात कह रहे हैं। यानी कवि का कहना है कि हमें प्रेम और स्नेह तथा कोमल वचनों के साथ हमें काम लेनी चाहिए। यानी स्नेह के साथ, प्रेम के साथ ही सख्त बात न बोलकर प्रेम और स्नेह भरी कोमल वचनों के साथ बातें करनी चाहिए। अब हम प्रश्न नंबर 2 उन पर अब ध्यान देंगे। तो आप प्रश्न नंबर 2 बुक निकालें और सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 का क, उस प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखें। तो प्रश्न क्या है? सबसे पहले शीर्षक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप इस शीर्षक को लिख लिए। शीर्षक लिखने के बाद प्रश्न नंबर क लिखें, सख्त बात से क्या अभिप्राय है? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इसमें 2 प्रश्न जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न क्या है कि सख्त बात से क्या अभिप्राय है, और दूसरा प्रश्न क्या है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसका उत्तर अब आप लिखें। पहले प्रश्न को लिख लिए, अब उत्तर पर आप ध्यान दें और इसे आप अपनी कॉपी में लिखें। कवि का कहना है कि अगर हमें किसी के यश पर उड़ते धूल दिखे तो हमें कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके विरोध में कही जाने वाली बातें एवं कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कठोर वचनों का प्रयोग कर हम किसी के मन को ठेस पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में देखो बच्चों, 2 जगह आप यहाँ धूल दिखे तो होगा, यहाँ पर आप शब्द देख रहे हैं 2, तो 2 नहीं होगा, आप यहाँ पर तो लिखेंगे। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और ये लिखित बातों पर ध्यान न देकर, हो टाइपिंग मिस्टेक है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यश पर उड़ते धूल दिखे तो। 2 नहीं लिखना है, लिखना क्या है? तो। तब पे ओ की मात्रा, तो यहाँ पर तो लिखें। हमें कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके विरोध में कही जाने वाली बातें एवं कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये जो सके हैं इसे भी आप काट दीजिएगा, यानी इसे आपको नहीं उतारना है, इसे आप नोट नहीं करेंगे, करना चाहिए तक ही आपको लिखना है। अब इसके बाद है, कठोर वचनों का प्रयोग कर हम किसी के मन को ठेस पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पर पहुंचा सकते हैं तो ह के ऊपर चंद्र बिंदु आप मात्रा डाल दीजिएगा। चंद्र बिंदु की मात्रा पहुंचा जो शब्द है, यानी ह के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा आप डालकर लिखेंगे, क्योंकि मोबाइल में टाइप करते समय ये मात्रा जो है वो टाइप नहीं होता है, वो नहीं छपता है, जिस कारण यहाँ आपको वह मात्रा दिख नहीं रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोलकर बता रही हूँ कि आप इस जगह, यानी जो उत्तर है, मन को ठेस पहुँचा सकते हैं, तो पहुँचाना यानी ह हूँ, तो ह के ऊपर आप चंद्र बिंदु की मात्रा लगा देंगे, तब यह शब्द जो है वो शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। तो इस तरह से यह पहले प्रश्न के उत्तर में आप सावधानी से और समझकर उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर ख में है, पथभ्रष्ट व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचता है? उसे रास्ते पर कैसे लाया जा सकता है? अब इसमें भी देखो बच्चों, 2 प्रश्न जुड़े हुए हैं।
पहला प्रश्न है कि पथ भ्रष्ट व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचता है। यानी जो पथ से भ्रष्ट हो चुके हैं, जो अपने रास्ते से हट चुके हैं, जो गलत रास्ते को अपना चुके हैं, उनको क्या नुकसान पहुंच सकता है। और दूसरा प्रश्न है उसे रास्ते पर कैसे लाया जा सकता है। तो इस तरह से आप इन दोनों प्रश्नों को पहले अपने कॉपी में लिखें और इसके बाद अब मैं इस प्रश्न का उत्तर आपके समक्ष रखती हूँ, तो आप उसे ध्यान से सुनें और समझकर उत्तर को लिखें। पथभ्रष्ट व्यक्ति अपना मान सम्मान और अपना जीवन सब कुछ खो बैठता है। उसे रास्ते पर लाने के लिए हमें प्रेम और स्नेह का सहारा लेना पड़ेगा। प्रेम से ही हम उसे समझाकर सही रास्ता दिखा सकते हैं। फिर से मैं एक बार इस उत्तर को पढ़ देती हूँ। पथभ्रष्ट व्यक्ति अपना मान सम्मान और अपना जीवन सब कुछ खो बैठता है। उसे रास्ते पर लाने के लिए हमें प्रेम और स्नेह का सहारा लेना पड़ेगा। प्रेम से ही हम उसे समझाकर सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर हुआ। अब अगली प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर ग, प्रेम की शक्ति असीमित है, स्पष्ट कीजिए। प्रेम की शक्ति असीमित है, स्पष्ट कीजिए। अब इस प्रश्न को हम लोग इसके उत्तर को पढ़ेंगे। प्रेम की शक्ति असीमित। इस पंक्ति के माध्यम से कवि प्रेम की महत्ता को बताना चाह रहे हैं। कवि के अनुसार प्रेम में ऐसी शक्ति होती है कि वह असंभव कार्य को भी संभव कर देती। कहने का अर्थ प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, प्रेम की शक्ति असीमित। इस पंक्ति के माध्यम से कवि प्रेम की महत्ता को बताना चाह रहे हैं। कवि के अनुसार प्रेम में ऐसी शक्ति होती है कि वह असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। यहाँ पर है जो है आप लिख लीजिएगा, असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। कहने का अर्थ है प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। कहने का अर्थ है प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में आप है शब्द जो है वो लिखते समय ध्यान से जहाँ मैं बता रही हूँ उसे आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप लिखिएगा है असंभव कार्य को भी संभव कर देती है, यहाँ पर लिखें। और इसके बाद लिखिएगा कहने का अर्थ है, और तब लिखिएगा प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। इस तरह से ये उत्तर को कंप्लीट कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ें प्रश्न नंबर घ पे। दुष्ट व्यक्ति किस स्थिति में भावुक हो उठता है। दुष्ट व्यक्ति किस स्थिति में भावुक हो उठता है। उत्तर देखें। दुष्ट व्यक्ति को जब हम प्रेम से देखते हैं तथा जब उसकी धृष्टता पर हम प्यार देते हैं, तब उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और उसकी आँखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। अब यहाँ पर भी देखो बच्चों, आंसू में चंद्रबिंदु की मात्रा होगी, तो यहाँ पर आप लोग चंद्रबिंदु की मात्रा ज़रूर डाल लीजिएगा, क्योंकि ये भी जो है वो मात्रा टाइपिंग करते समय नहीं आया है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो शब्द है, इस शब्द के ऊपर आंसू जो शब्द है, तो आ शब्द जहाँ देख रहे हैं अंग की मात्रा आपको दिख रही है, वहाँ पर आप चंद्रबिंदु लगा दीजिएगा, तभी यह आंसू शब्द जो है वो सही होगा। तो ये ध्यान में रखें
कि मैं आपको उत्तर लिखाते समय जो भी मात्रा जहाँ पर छूटा हुआ है उन मात्रा को मैं बताते जा रही हूँ। उन मात्राओं को सही ढंग से आपको किस शब्द के ऊपर लिखना है उसे भी मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो और ना ही आप गलत शब्द को लिखें। और आप ये ध्यान में रखें कि इन शब्दों को लिखते समय हमें इन मात्राओं का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसलिए मैं जब भी उत्तर को पढ़ती जा रही हूँ उसके साथ ही साथ जहाँ भी कोई शब्द छूटा है या मात्रा छूटा हो तो मैं उस मात्रा का उल्लेख आपके समक्ष ज़रूर कर रही हूँ, ताकि आप उसे सुधार लें, उसे लिख लें। प्रश्न नंबर अंगा, कवि किस शपथ की बात करते हैं? कवि किस शपथ की बात करते हैं, क्यों? अब इस प्रश्न पर ध्यान दें। कवि स्नेह शपथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रेम और स्नेह को महत्व देते हुए हमें प्रेम को अपने जीवन में अपनाने पर बल दिया है। प्रेम के द्वारा हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ढूंढा, तो ये ढूंढा जो शब्द है इसके ऊपर भी चंद्र बिंदु की मात्रा होगी। ढूंढा जो शब्द में आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, तो इसके ऊपर भी आप चंद्र बिंदु की मात्रा लगा देंगे। जहाँ पर अंक की मात्रा, ढ के ऊपर अंक की मात्रा आप दिख रहे हैं, वहाँ पर आप चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे। फिर से मैं इस प्रश्न का उत्तर पढ़ती हूँ। कवि स्नेह शपथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रेम और स्नेह को महत्व देते हुए हमें प्रेम को अपने जीवन में अपनाने पर बल दिया है। प्रेम के द्वारा हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि कवि स्नेह और प्रेम को ही हमें अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया है। और साथ ही साथ हमें क्यों प्रेरित किया है, क्योंकि इसी के द्वारा यानी प्रेम और स्नेह के द्वारा ही हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब अगली प्रश्नों की पर ध्यान दें। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न का शीर्षक क्या है? भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखें अपनी कॉपी में प्रश्न नंबर 3, ऊपर में शीर्षक लिखिए भाव स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर क, तो प्रश्न नंबर क में आप प्रश्न को लिखें, जो गिरे हुए को उठा सके इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। फिर से मैं बोलती हूँ पंक्तियों को, जो गिरे हुए को उठा सके इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। तो इन पंक्तियों को पहले आप कॉपी में लिखें और इसके बाद इन पंक्तियों का हम भाव स्पष्ट करते हुए लिखेंगे। तो इन पंक्तियों का भाव क्या है? कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने विचार और कर्म में गिर जाते हैं उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयास करना अत्यंत शुभ कर्म होता है। कवि के अनुसार कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने विचार और कर्म से गिर जाते हैं उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयास करना अत्यंत शुभ कर्म होता है। उन्हें अच्छा बनाने का प्रयास करना है, ये एक बड़ा काम होता है और ऐसा करने वाला उच्च कोटि का व्यक्ति कहलाता है। उन्हें अच्छा बनाने का प्रयास करना है, ये एक बड़ा काम होता है। ऐसा करने वाला
उच्च कोटि का व्यक्ति कहलाता है। अब प्रश्न नंबर ख पर आप ध्यान दें। हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। आप इस पर इन पंक्तियों का आप उत्तर सुने। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब दुष्ट व्यक्तियों को उनकी दुष्टता तथा बुरे कर्मों के बारे में स्नेह तथा कोमल वचनों के द्वारा उन्हें जब बताया जाता है तब उनका मन द्रवित हो जाता है। भावुकता के कारण उनके आँखों से आंसू उनके गालों पर छलक जाते हैं। फिर से मैं इस पंक्तियों को पढ़ देती हूँ। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब दुष्ट व्यक्तियों को उनकी दुष्टता तथा बुरे कर्मों के बारे में स्नेह तथा कोमल वचनों के द्वारा उन्हें जब बताया जाता है तब उनका मन द्रवित हो जाता है। भावुकता के कारण उनकी आँखों से आंसू उनके गालों पर छलक जाते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आँखों, इसमें भी चंद्रबिंदु की मात्रा लगेगी और आंसू, इस यहाँ भी चंद्रबिंदु की मात्रा का प्रयोग होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, इन दोनों शब्दों के ऊपर आप चंद्रबिंदु की मात्रा ज़रूर लगाएं। बिना मात्रा लिखे यह शब्द जो है वह गलत होगा, अशुद्ध होगा। तो इसलिए यह तो यहाँ पर आपको टाइपिंग, ये मोबाइल पर जो दिख रहा है, ये टाइपिंग करते समय यह मात्रा जो है वो नहीं आता है, जिस कारण यहाँ अंक की मात्रा आपको शब्द के ऊपर दिख रही है, लेकिन अंक की मात्रा नहीं होगी, यहाँ चंद्रबिंदु की मात्रा होगी। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करते जा रही हूँ ताकि आप इस शब्द को वैसे ही न उतारें, न लिखें, इसे आप सही ढंग से करके लिखें। तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ और उसी ढंग से अपनी कॉपी में शब्दों को लिखें। साथ ही साथ मैं यह बात बताती हूँ कि हिंदी की कक्षा में जब भी आप मैं पढ़ाऊँ तो आप अपना ध्यान बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर अपने किताब पर और मेरी कही हुई बातों पर लगाएं, तभी आप इस चैप्टर में या उस किताब से संबंधित बातों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो यह ध्यान दें और जिस दिन जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसी दिन आप उस चैप्टर को पढ़ें, बोल बोल कर पढ़ें और खुद से, अगर वह कविता है तो अर्थ को भी साथ में बोलें ताकि आप समझेंगे कि आप कविता में अर्थ खुद से समझे हैं, तभी आप उस कविता का भी अर्थ बता पा रहे हैं। तो यह करने का प्रयास करें और क्लास में जब भी मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ तो ध्यान से सुने। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, उसी समय यानी उसी दिन उस चैप्टर का जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आप उस चैप्टर को आसानी से समझ जाएंगे। तो यह ध्यान दें इन बातों का और इसी ढंग से आप अपनी पढ़ाई करें। और जो भी प्रश्न है इस चैप्टर से संबंधित, उन प्रश्नों को लिखकर ही आप उत्तर लिखें। बिना प्रश्न लिखे उत्तर न लिखें, यह तरीका जो है वह गलत है। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी मेंटेन न करें। अगर जब कॉपी चेकिंग करते समय इस तरह की गलतियां आप करेंगे तो फिर आप जो है वह कॉपी सही ढंग से चेकिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से अपनी कॉपी को अगर मेंटेन करना है चैप्टर वाइज, तो आपको मैं जो बता रही हूँ उसी ढंग से कॉपी में लिखने का प्रयास करें। अब आगे जो है प्रश्न नंबर 4 और उसका शीर्षक लिखें। प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो आप इस शीर्षक को पहले लिखिए अपनी कॉपी में और शीर्षक लिखने के बाद
प्रश्न को उतारिए। ये नहीं कि मैम मोबाइल पर आप तो सिर्फ उत्तर लिखे हैं तो मैं भी उसी तरह से कॉपी में उत्तर लिख दूँ। नहीं, आपको मैं बार बार यह बात पर जोर दे रही हूँ, बल दे रही हूँ कि आपको प्रश्न लिखकर ही उत्तर लिखने हैं। मोबाइल का आप पूरा 2 कॉपी अपनी कॉपी यानी 2 कॉपी करते हुए न लिखें, सिर्फ उत्तर लिखने का प्रयास करें, लेकिन प्रश्न जो है वो आपको लिखना ज़रूरी है। प्रश्न लिखकर ही उत्तर लिखें, ये ध्यान में रखें। तो प्रश्न है प्रश्न नंबर क, गलती करने वाले व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। क्या यह वाक्य सही है या गलत? तो आपको क्या लग रहा है, ये वाक्य सही है या गलत? तो इस कविता के अनुसार यह वाक्य जो है वह गलत है। तो यहाँ पर देखो गलत का चिन्ह लगा हुआ है, तो आप इस तरह से वहाँ पे गलत का चिन्ह लगा देंगे। अब प्रश्न नंबर ख को मैं पढ़ने जा रही हूँ। प्रेम द्वारा हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। अब इस वाक्य को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि इस कविता में कवि ने इसी बात की चर्चा की है। तो यह वाक्य जो है वो क्या है, सही है। तो आप इस वाक्य के अंत में सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न नंबर ग, पतन की राह पर चलने वाले को अनदेखा कर देना चाहिए। तो यह वाक्य कैसा है? तो यह वाक्य जो है वह गलत है। कविता के अनुसार इस वाक्य में कवि ने क्या कहा है कि गलत पतन की राह पर चलने वाले को अनदेखा न करके उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए। तो ये वाक्य क्या होगा, गलत है। देखो बच्चों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर गलत का चिन्ह दिख रहा होगा। अब प्रश्न नंबर घ आप लिखें। धृष्ट व्यक्ति को प्यार से समझाया जाए तो वह भी पश्चाताप के आंसू बहाने लगता है। तो यह वाक्य क्या है, सही है, क्योंकि आपने कविता पढ़ा तो इस कविता में इस वाक्य की चर्चा की गई है। तो यह इसके अनुसार इस वाक्य को हम क्या समझेंगे, सही। तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा, सही का चिन्ह। अब आगे देखें प्रश्न नंबर अंग, निर्धन फटेहाल व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए। मृदु मतलब मधुर। तो इस तरह से यह वाक्य क्या है, तो यह वाक्य जो है वह सही है। तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह बच्चों आप शीर्षक, प्रश्न का शीर्षक लिखें, शीर्षक लिखने के बाद प्रश्न को लिखें और उसके बाद उत्तर लिखें। अब आगे जो है प्रश्न नंबर 5 काव्यांश, इसको आपको नहीं करना है। अब प्रश्न नंबर 6 पर हम ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 6, इस पर आप देखें। प्रश्न नंबर 6 में सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ जो उत्तर सही है मैं उसको लिखी हूँ, तो आप उस उत्तर को लिखकर बगल में सही का चिन्ह लगा दीजिएगा। तो यहाँ आपको मोबाइल स्क्रीन पर उत्तर लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो आप इसी तरह से पहले प्रश्न को लिखें। सबसे पहले आप प्रश्न नंबर दें। प्रश्न नंबर देने के बाद प्रश्न का शीर्षक लिखें और लिखने के बाद प्रश्न नंबर क, इसमें क्या पूछा जा रहा है, किसके यश पर धूल उड़ने की बात की गई है। तो इसमें उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा परिचित या अपरिचित। इस उत्तर को लिखने के बाद बगल में आप इसके बगल में ही सही का चिन्ह लगा दें। अब प्रश्न नंबर ख को मैं पढ़ने जा रही हूँ। गलत रास्ते पर चलने वाले को कैसे वचनों से समझाया जाना चाहिए। इसमें देखो 4 विकल्प दिए हुए हैं, यानी 4 ऑप्शन को ही हिंदी में विकल्प बोलते हैं। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो इसमें सही विकल्प क्या है, मृदु। तो आप इस मृदु के बगल में सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न नंबर ग, प्रेम को सीमाओं में बांधा जा सकता है।
यहाँ भी देखो बच्चों 4 विकल्प हैं, तो इसमें क्या होगा? प्रेम को सीमाओं में बांधा जा सकता है? नहीं। तो उत्तर क्या होगा? नहीं। नहीं लिखने के बाद बगल में आप सही का चिन्ह लगा दीजिएगा। प्रश्न नंबर घ, कवि किसकी शपथ लेने का आग्रह कर रहे हैं? तो यहाँ पर आप देखें, उत्तर में होगा करुणाकर की। कवि किसकी शपथ लेने की आग्रह कर रहे हैं? तो करुणाकर की। तो ये लिखने के बाद बगल में सही का चिन्ह लगा दें। कविता में अंतर का अर्थ क्या है? अंतर का अर्थ होता है हृदय। तो आप देखें, शब्द लिखा होगा हृदय। हृदय को लिखने के बाद उसके बगल में आप ब्रैकेट देकर सही का चिन्ह लगा दें। तो इस तरह से आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। और यहाँ पर गृह कार्य यानी होमवर्क आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर से संबंधित होमवर्क क्या है। तो इस चैप्टर से संबंधित होमवर्क है, आपको इस कविता की पूरी पंक्तियों को लिखना है शीर्षक के साथ, और साथ ही साथ कवि का नाम होना चाहिए। और इस कविता में जो शब्दार्थ चैप्टर में दिए गए हैं इस पाठ में, उस शब्दार्थ को भी आपको लिखना है और साथ ही साथ याद भी करना है। तो ये आपके हुए गृह कार्य यानी होमवर्क। स्नेह शपथ कविता की पूरी पंक्तियों को आपको लिखना है और शब्दार्थ को भी लिखना है। शब्दार्थ लिखने के बाद उसे याद भी करना है। और कविता को लिखते समय नीचे में कवि का नाम ज़रूर लिखिएगा। तो ये है लिखने की शैली। इस तरह से आप अपनी कॉपी में प्रश्न उत्तर का कार्य कीजिएगा। और चैप्टर वाइज जो भी मैं प्रश्न उत्तर कराऊंगी उसको आप उसी ढंग से आपको लिखना है जिस ढंग से मैंने आज आपको बताया। और जहाँ जो शब्द छूटे थे उन्हें भी मैं बताई कि यहाँ पर यह शब्द छूटे हैं, आप उसे कॉपी में लिख लीजिए। तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुने होंगे, समझे भी होंगे कि मैम किस वाक्य में कौन से शब्द के बारे में बता रही हैं, कहाँ मात्रा को डालने के लिए बता रही है यानी मात्रा लिखने के लिए बोल रही हैं। तो ये सभी ध्यान से सुनकर समझकर आप उसी तरह से अब कॉपी में प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर थे उन्हें आप अच्छी तरह से किए होंगे और समझ भी गए होंगे।